we were discussing about the conduction in solids. उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कंडक्शन ऑफ सॉलिड में, और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था स्फीयर वाला, dq by dt is proportional to, तो कर दिया आप लोगों ने। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, हुआ क्वेश्चन ये वाला? नहीं हुआ। ओके, बाकी लोगों का किसका हो गया? किसी का नहीं हुआ? सर हो गया था। सर ए ऑप्शन आ रहा था। ए आ रहा है, अच्छा। यस। dq by dt proportional to r1 r2 divided by r1 minus r2 ये आ रहा था। ओके चलो, और लोगों का, बाकी लोगों का हुआ? किस किसका हुआ? और यस सर हो गया। ओके, ए आ रहा आपका भी? यस सर। ओके ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे करेंगे इसको। ये हमने स्फीयर के लिए सॉल्व किया है। अगर हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो हमारा फिर सिलेंडर वाला भी समझ में आ जाएगा कंसेप्ट कि अगर सिलेंडर का आता है क्वेश्चन तो क्या करना है उस केस में। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, एंड देन वी विल सी अबाउट द सिलेंडर। ठीक है, ओके। तो इसमें जो है आपको जो हीट फ्लो करेगा वो आपने पिछली बार देखा था कि 4r स्क्वायर एरिया से 4πr स्क्वायर एरिया से क्रॉस करके जाना है हीट को। ठीक है, तो अगर मैं dq by dt लिखूं कहीं पे भी, फॉर्मूला मेरा ये होता है, आर आ जाएगा यहाँ पे x की जगह पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा ये है। ठीक है, अब जो है आपका dq by dt जो है इन सब जगह से कांस्टेंट होगा, जितना dq by dt यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा, तो ये तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, के एक कांस्टेंट है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो वेरी करेगा जब हीट बाहर जाएगी तो एरिया वेरी करेगा आपका जिसके क्रॉस कर रही है, और दूसरा dt वेरी कर सकता है ना। तो एरिया वेरी करेगा और dt वेरी करेगा, और dr तो वेरिएबल है ही। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये। ठीक है, तो मैं जो इक्वेशन लिखूंगा, आई कैन राइट दिस इज dq by dt। मैं किसी भी एलिमेंट को अगर मान लूँ, मान लो मैं इसको मानता हूँ या इसको मानता हूँ या इसको मानता हूँ, उसका जो रेडियस होगा वो लिखूंगा यहाँ पे एरिया की जगह पे 4πr स्क्वायर लिखूंगा उसकी जगह पे, क्योंकि इसको क्रॉस करके जाना है हीट को। तो एरिया की जगह 4πr स्क्वायर लिख सकता हूँ, dt की जगह जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कोई एलिमेंट मान लिया, ये स्फीयर था, इससे कोई r दूरी पे एक एलिमेंट मान लिया, उसकी थिकनेस मैंने मान ली कि dr है, ये एलिमेंट गोल होगा पूरा, इसकी थिकनेस जो है वो स्मॉल dr होगी, थिकनेस है ना, थिकनेस विल बी dr। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dr, dt by dr, और इसका जो रेडियस है वो r होगा, तो यहाँ पे dr आ जाएगा, यहाँ पे r आ जाएगा 4πr स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनेगी कुल मिला के। ठीक है, यहाँ तक किसी को, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब जो मेरी इक्वेशन ये बनी है, इसमें ये चीज वेरी कर रही है और ये चीज वेरी करेगी, बाकी सब कांस्टेंट है। तो मैं इसको कुछ इंटीग्रेशन का यूज करके कुछ प्रॉपर इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो मैं एक तरह के वेरिएबल एक तरफ लाऊंगा, तो मैं dr को इस तरफ ले आता हूँ, तो dr by r स्क्वायर कर लेता हूँ, dq by dt को ऐसे ले लेता हूँ, dr by r स्क्वायर, 4π चाहो तो इधर रख लो, इधर रख लो, आपकी मर्जी है, तो कांस्टेंट ही आ जाएगा। 4π के इधर dt बचेगा, केवल r स्क्वायर वहाँ जा चुका है, dr वहाँ जा चुका है, तो कुल मिला के ये इक्वेशन बनी। अब इसमें मैं इंटीग्रेट करूंगा अपने लिमिट के अकॉर्डिंग। तो मुझे पता है जो मेरा इनर रेडियस है वो r1 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और आउटर रेडियस r2 दिया हुआ है, और टेम्परेचर इनर T1 है, आउटर T2 है। तो वैसे जब इंटीग्रेट करूंगा तो मैं T1 से T2 करूंगा टेम्परेचर को, और रेडियस को R1 से R2 करूंगा। ठीक है, ये चीज मेरा कांस्टेंट है बाहर है,
तो डी क्यू बाई डी टी मेरा जो बना, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस वन बाई आर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाई आर आएगा, आर वन से आर टू, और इसका इंटीग्रेशन डी टी का जो है टी होता है तो 4 पाई के इंटू टी आ जाएगा, टी टू माइनस टी वन। अगर आप पूरा इंटीग्रेट करो इसे तो यू विल गेट डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, या फिर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, वन बाय आर टू को पुट करेंगे पहले, फिर वन बाय आर वन को पुट करेंगे, तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट फ्रॉम हियर, यहाँ पे माइनस साइन भी था, तो यू विल गेट फ्रॉम हियर माइनस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर वन इक्वल टू माइनस फोर पाई के टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ से मेरा जो वैल्यू है डी क्यू बाई डी टी का वो आ जाएगा 4 पाई के टी टू माइनस टी वन, और अपॉन में ये माइनस से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, तो ये वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन कर लो, ऐसे कर लो चाहे तो, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव होगा टी टू माइनस टी वन, ये भी नेगेटिव है यहाँ पे एक्चुअली टी टू माइनस टी वन, क्योंकि टी वन यहाँ पे ज़्यादा होगा अंदर का टेम्परेचर, ये भी नेगेटिव है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 4 पाई के टी वन माइनस टी टू, और अपॉन में लिख सकते हो वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका अपॉन में 4 पाई के था टी वन माइनस टी टू, अपॉन में हो जाएगा आर टू माइनस आर वन, और जो अपॉन में आर वन आर टू आएगा वो यहाँ चला जाएगा, तो ये आपका डी क्यू बाई डी टी आ गया। और पूछा क्या था, इससे पूछा था डी क्यू बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल होगा, डी क्यू बाई डी टी जो प्रोपोर्शनल होगा वो इसके होगा, यानी आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन के, तो ऐसे आएगा ये, राइट। यार भाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया वो कैसे आया माइनस वन बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आर की पावर माइनस टू है नहीं है, सर? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, n x to the power n plus 1। नहीं, n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, ये होता है इंटीग्रेशन। हाँ सॉरी सर। तो इसका क्या हो जाएगा, आर की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाय माइनस टू प्लस वन, आर की पावर माइनस वन डिवाइड बाय माइनस वन, यानी माइनस वन बाय आर। ओके सर। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया था, लास्ट टाइम में किया था ये क्वेश्चन, तो यस सर। क्लियर हो गया होगा। ऐसे अगर सिलेंडर के लिए करेंगे तो सिलेंडर में फिर 2 पाई आर एल आ जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जब इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो वहाँ पे भी आपका आ जाएगा जो आपको निकालना है वो। ठीक है, अब करते हैं आगे। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, और मैंने कहा था एक तरीका इसका, रेट प्रोपोर्शनल टू पूछा है इन्होंने, रेडियस के टर्म्स में ही क्यों पूछा है, मतलब जैसे टेम्परेचर वगैरह के टर्म्स में भी पूछ सकते थे। हाँ पूछ सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ना, यहाँ डी टी बाई डी आर का आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली, और डी टी के प्रोपोर्शन होगा, उसमें कुछ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती आपको। अच्छा तो हाँ, तो ये तो हर केस में सेम ही रहेगा ना। हाँ वो तो सेम ही आएगा आपको, अगर मैंने सिंपल कंडीशन है सेम रहेगा। ओके सर, और बाकी वैसे तो ऑप्शन देख के मतलब पता लगेगा मेन तो कि क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ ओके सर। उस पर डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है उसने। यस इसको चेंज कर दूं पेज को, ओके। यस सर। सर सर अपॉन में R2 माइनस R1 आ रहा था या R1 माइनस R2 आ रहा इसको था? सॉल्व किया तो देखो यहाँ पे एक तो ये माइनस का साइन था यहाँ पे, एक ये माइनस था, फिर क्या बना था यहाँ पे हमारा वन बाय आर टू माइनस आर वन बना था, फिर हमने माइनस वाले को इसको उल्टा कर दिया था, हमने टी वन माइनस टी टू कर दिया था, तो ये भी उल्टा हो गया नीचे वाला, तो आर टू माइनस आर वन आ गया। सर मेरा तो R1 माइनस R2 आ रहा है।
आपने ये माइनस साइन लिया होगा ना, ये वाला ये लिया था माइनस साइन, यस सर, दोनों वाले दोनों। ये माइनस लिया था आपने? यस सर। तो फिर बताओ फिर कहाँ पे चेंज है, बताओ आपको। यहाँ तक सेम आ रहा है? सर कहाँ तक? यहाँ तक यस सर, यहाँ तक तो सेम है। T2 माइनस T1, बाहर माइनस का साइन, ये सब सेम है। यस सर। सर ये वाला जो इधर की साइड वाला स्टेप है। अच्छा, इसमें हमने यानी कि एक माइनस हटाया क्या, 1 माइनस आर, तो हमने क्या लिखा था 1/R2 माइनस 1/R1, और यहाँ पे लिखा है T2 माइनस T1। हाँ सही तो है ये, तो T2 माइनस T1 तो ठीक है। 4 पाई किया था, नीचे माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन जो था। हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे -1/R2 प्लस 1/R1 नहीं आना चाहिए? सर एक बार नीचे वाला माइनस को कॉमन हाँ ठीक लेंगे है, तो ये वो तो आएगा, बचेगा ना। मान लो ये आएगा, ठीक है, यस। ये बोल रहे हो ना, लेकिन साथ में ये वाला माइनस भी तो है। यस सर, फिर बाद में जब वो कटेगा तो वो फिर R2 तो माइनस। उल्टा उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये फिर, इसमें मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ही बात है, आप भी सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए, आपका भी सेम आंसर आना चाहिए। सर पता नहीं क्यों आ रहा है। नहीं, यहाँ तक सेम आ रहा है, तो इसके बाद ये तो करोगे आप भी, और क्या करोगे भाई। आप मान लो आपकी तरह करता हूँ मैं, क्या लिखूंगा मैं? सर इस वाले स्टेप के बाद जो सबसे नीचे आया है इंटीग्रेट करने के बाद, उसके बाद मैंने लिमिट्स लगाई है, तो मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है dq/dt इंटू में -1/R2 प्लस 1/R1, ये आ रहा है। ये है, ठीक है, ये बोल रहे हो? यस सर। सर फिर वो ठीक है, ऊपर वाला माइनस का साइन हटाया है। मैंने तो साइन हटाने के लिए आप या तो आप यहाँ से हटा दो, या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मैंने अंदर भी चेंज किया है ना फिर, अच्छा। तो अगर आप अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे T1 माइनस T2 आ जाएगा। यस सर, मैंने अंदर चेंज नहीं करा इसलिए। हाँ, चेंज मैंने इसलिए किया एक्चुअली क्योंकि T1 हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि T1 अंदर का टेम्परेचर है ना, तो हीट आपके ऐसे फ्लो कर रही है, तो T1 ज्यादा होगा, तो इसलिए पॉजिटिव करने के लिए मैंने T1 माइनस T2 लिखा, जो T2 माइनस T नेगेटिव होता यस सर। है ना। हालांकि मेरे आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर तो मेरा तब भी आ जाएगा प्रोपोर्शन टू दिस वन, लेकिन ये नेगेटिव आएगी बीच में, ओके सर। और या नीचे भी नेगेटिव आएगा, R1 माइनस R2 आ जाएगा नीचे नेगेटिव, यस सर। ठीक है। सेम सर ये दोनों ऑप्शन तो जो वैसे आप कर रहे गिवन हो, नहीं होंगे ना, R2 हम कर माइनस रहे हो, R1 और वैसे R2। भी कर रहे हैं। यस देवेश, आप क्या पूछे थे? सर R1 ये और सर R2? कुछ मैं कह रही हूँ कि अगर कुछ एक नहीं, में अच्छा हाँ बताइए, समझ डिनोमिनेटर गए। में R2 माइनस R1 है और दूसरे में R1 माइनस R2, ऐसे ऑप्शन तो नहीं देंगे ना? और वैसे अगर दिया तो फिर मतलब जैसे नहीं नहीं, आपने इतना किया है कि इतना वो नहीं T1 करते बड़ा वो होगा, लोग। वैसे ही मानना है ना हमें? हाँ, वो तो मानना ही पड़ेगा बिल्कुल। फिर आपको मानना पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने आप इसको पॉजिटिव कर रहे हो, उसको पॉजिटिव कर लो। भाई आपका अगर आंसर आएगा, आप देख लो आपका आंसर फाइनल आ क्या रहा है। एक्चुअल आंसर तो माइनस करके लगा के आता है, ये जो भी है, तो जो आंसर आ रहा है उससे कंपेयर कर लो, उनका आंसर कौन सा वाला मैच कर रहा है आपका, ओके सर। है ना। चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपका आंसर जो आ रहा है वो तो आना ही चाहिए ना। हालांकि आपका पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि आप मैंने साइंस लगाते ही पॉजिटिव आया आपका। यस सर। तो ऐसा इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे, इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे कि R1 माइनस R2 की देने ऑप्शन में, R2 माइनस R1 देना, एक ही देंगे, ठीक है। यस सर। तो कंफ्यूज बस ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा दे दिया, इसमें अपॉन की जगह ऊपर कर दिया, इसे लॉक कर दिया, तो ऐसा कंफ्यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि ऑप्शन दे दिया आपको कि ये ऐसे होगा, अब बताओ कौन सा सही है, ठीक है। सर एक बार पीछे वाला पेज पे, सर ये आपने ये माइनस किया जब, ये तो 1/R1 और 1/R माइनस 1/R2 कैसे हो गया फिर? क्या किया मैंने, कहाँ पर मैनेज किया? सर ये वही वाला स्टेप जो अभी आप बता रहे थे, इसके ऊपर वाला। इसके ऊपर वाला, ये वाला? यस सर। हाँ ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, माइनस साइन है सर यहाँ फिर पे। यस सर, माइनस से माइनस हटाया तो 1/R1 माइनस में हो गया ना फिर। हाँ तो मैं कर रहा हूँ, तो या तो माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, या फिर यहाँ करोगे।
ओके सर। अब अगला स्टेप देखो उसमें क्या है। अगले स्टेप में क्या हुआ, एक माइनस यहाँ से गायब हुआ, यहाँ पे साइन रिवर्स हुआ अंदर का, T1 माइनस T2 हो गया, ये 2 माइनस हो गए ये। यस सर। हमने यानी 2 यानी माइनस की वैल्यू मैंने अंदर की होगी, नीचे मैंने वही रखा है 1/R1 माइनस 1/R2 लिखा मैंने। यस सर, आ गया समझ। सेम आएगा, आप खुद निकाल लेना एक बार, तब कॉन्फिडेंस आएगा। जब अपने आप निकालोगे ना तो समझ में आएगी बात। dq बाई dt हमारा जो होता है, अगर बेसिक उससे चले, k a dt बाय dx या dr या जो भी है, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन का हम डिस्टेंस ले लेते हैं, dx या dr जो भी रहेगा। तो इससे क्या होगा मेरा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं फ्लो ऑफ सपोज करंट या फ्लो ऑफ वाटर, उससे कंपेयर करूं तो जैसे करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो किसके कारण करता है, क्या करंट फ्लो होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए, सर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है मेरा, जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, हीट फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम, तो इसको मैं मान सकता हूँ ये, अगर मैं करंट है। करंट है IR से कंपेयर करूँ तो dq बाई dt होता है वहाँ पे। यस सर, यस सर। तो ये dq बाई dt जो है वो ये चीज है यानी। और जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, वैसे यहाँ पे कौन सा डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस है ना। हीट जो फ्लो करेगी वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो करेगी। जैसे यहाँ पे dv था वैसे यहाँ पे dt होगा। तो यहाँ पे dt होगा, तो उसको क्या लिखेंगे फिर हम, अगर हम कंपेयर करें इसको v इक्वल टू आर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बाई डी एक्स तो आर की इक्वल हो जाएगा फिर, है ना। हाँ, यानी ये चीज मेरा जो है करंट है और ये मेरा जो है v है। तो अगर मैं v इक्वल टू आई आर से कंपेयर करूँ तो मेरा r कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स बाई के ए। ये बात क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। तो मेरा r ये है, तो dx बाई के। तो यानी अगर कोई रॉड है, इसका लेंथ l है और ये कोफिशिएंट k है आपका कंडक्टिविटी का, एरिया इसका a है मान लो, तो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है that will be equal to L by Ka. L by Ka is known as thermal resistance. L by Ka is known as thermal resistance. तो थर्मल रेजिस्टेंस वही रोल प्ले करेगा जो आपका रेजिस्टेंस प्ले करता है एक नॉर्मल सर्किट में। यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस वही रोल प्ले करेगा जो आपका रेजिस्टेंस प्ले करता है नॉर्मल सर्किट में, ठीक है। अब हमने क्यों निकाला, इसकी जरूरत क्या निकालने की, उसके निकालने की जरूरत ये है कि आपको पता है रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में कैसे काम करता है, उसको ऐड कैसे करते हैं सीरीज पैरेलल में, वो आपको सब पता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम थर्मल रेजिस्टेंस को भी सीरीज पैरेलल में ऐड कर सकते हैं। तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में ऐड कर सकते हैं, तो उससे हम फिर टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर मैं टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिया तो हम टोटल फ्लो ऑफ हीट भी निकाल सकते हैं, जैसे वहां पर करंट निकालते थे टोटल, ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। जबकि रॉड सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड होंगी ऐसे, तो यू कैन फाइंड नेट थर्मल रेजिस्टेंस, ऐसे होगा मान लो या ऐसे होगा रॉड का कनेक्शन टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में। तो ये पैरेलल में हो गया ऐसा केस। ऐसा भी हो सकता है, रॉड ऐसे भी हो सकती है ना, कैसे भी हो सकती है रॉड आपकी। तो आप सीरीज पैरेलल लगा के इसको सॉल्व कर लोगे सर्किट्स को, जैसे आपने रेजिस्टेंस में किए होंगे। तो आपको पता है रेजिस्टेंस इन सीरीज जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना। तो आपका सीरीज पैरेलल वहां से हम लोग थोड़ा सा हेल्प लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा, उससे कैलकुलेशन थोड़ा छोटी हो जाएंगी, तो वो हम ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो
Yes, sir. Do some Yes, sir. let us do some question to understand कि ये कैसे होगा. तो थर्मल रेजिस्टेंस हमारा L by K है, ये ध्यान रखिएगा बस अभी तक तो. क्या हो गया, ये रहा. चलिए तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट रॉड मटेरियल इज 5:4. द टू रॉड हैज सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड हैव सेम एरिया एंड सेम थर्मल रेसिस्टेंस. आपको बताना है they will have length in the ratio. Their lengths are 4/5. ratio. सर 4/5. अरे छोड़ो फिर इस क्वेश्चन को सामने कर लिया था एक बार भी. 4/5 आ रहा है. यस सर. बाकी सब तो सेम है इसमें 4/5. ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर. A compound slab. सर 5/4 नहीं आना चाहिए. कितना आ रहा है? यस सर. हाँ L by K होता है ना, 5/4 आएगा. K1 K2 का रेशियो आपको क्या है? 5:4 है, तो 5K 4K. यस सर 5:4. चलिए, a compound slab consists of two different material. Two different material और इनका जो कंडक्टिविटी है वो K और 2K है. Two different material K 2K having equal thickness. Equal thickness. So the equivalent conductivity of slab is the equivalent conductivity of slab is कितना K होगा? सर 2K/3L. इसका आंसर K की टर्म में आएगा. 2K 3K 4K 5K. सर 2K. 2K नहीं ऑप्शन में. नहीं सर नहीं. सर इनको सीरीज में लेना है ना या पैरेलल में? सोचो. सीरीज में होना चाहिए सर. स्लैब मेरे ख्याल से ऐसे होनी चाहिए.
हीट फ्लो ऐसे होना चाहिए। सर ये क्या आ रहा है? 3K है ऑप्शन में, बट सही नहीं है। सर 1.5 है। Sir, 4K/3. यस, 4K/3 इज द राइट आंसर। 4K/3 किसने बताया? इशिता ने। सर ये सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में, अगर ऐसे होगा सीरीज में होंगे। सर अगर हिट का फ्लो होते पहले में कैसे होते? पहले में अगर हिट का फ्लो ऐसे होता और ये ऐसे होते, तो ये पैरेलल में होते। सर ये इसमें पता नहीं चला। तो मान सकते हैं इसमें सर? हमें पता कैसे चला कि ये वो है? एक तो इसमें ऑप्शन देके हो सकते हैं, उसमें ऑप्शन आ रखे हैं उससे कोई मैच नहीं कर रहा। ये क्या बात हुई? दूसरा सर आ रहा है सर पैरेलल से। मैच कर रहा है क्या? यस सर 3K। अच्छा, दूसरा अगर हम सोचे, इसने क्या बोला? स्लैब कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल हैविंग इक्वल थिकनेस, तो आप थिकनेस किसे मानोगे? आप ये कह रहे हो स्लैब हमारी थिक होती है, इधर को होती है थिकनेस, इधर को तो लेंथ होती है स्लैब की। सर थिकनेस तो होती है ना, मतलब कितनी मोटाई है उसकी, तो सर वो तो मोटाई डायरेक्शन में तो होगी। सर मतलब ये रखी कैसे है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा। रखी कैसे है भाई? स्लैब आपकी जो होती है एक डायरेक्शन में बड़ी होती है, एक डायरेक्शन में छोटी, ऐसे होती है, ऐसे होती है ना स्लैब हमारी। मतलब ये डायमेंशन कम होती है, डायमेंशन बहुत ज्यादा होती है। यस सर यही होती है। तो इसमें उसने बोला कि इक्वल थिकनेस। अब मान लो मैं उसको ऐसे ब्रेक करता दो पार्ट में, तो मैं फिर बोलता ना इक्वल लेंथ या इक्वल विड्थ, फिर मैं इक्वल थिकनेस नहीं बोलता ना। थिकनेस अगर ब्रेक कर रहा हूँ तो ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ ना स्लैब को, अब मैं बोलूंगा कि इक्वल थिकनेस है दो उसकी। यस सर। इसलिए इसने इक्वल थिकनेस दिया हुआ था, तो मैंने फिर ऐसे एज्यूम करा कि ये ऐसे होगा, सीरीज में होगा, यानी ये वाला केस होगा। मैंने इससे सर अनुमान लगाया। यस, जो फर्स्ट वाला फिगर है ऊपर वाला, अगर उसमें करंट हम लेफ्ट से राइट फ्लो करवाएं तो फिर वो पैरेलल में हो जाएंगी। हाँ फिर वो पैरेलल में होगा। तो जो वो पैरेलल में हो जाएंगी तो उस केस में हम थिकनेस ले तो सकते हैं, वो जो साइड वाली है उसको थिकनेस ले लेंगे, उसमें भी तो हो सकता है। हाँ ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली स्लैब में हीट फ्लो कैसे करती है? लेफ्ट टू राइट करती है, ऊपर से नीचे? कैसे भी कर सकती है वो तो। होगी। यूजुअली क्या होता है, ऊपर आपका सूरज चमकता है, नीचे आप चक्की बनाते हो कि गर्मी ये ना। क्या ऐसे थोड़ी होता है सर, ऐसे कुछ भी थोड़ी सोच क्यों सकते हैं हम। कॉमन सेंस नहीं लगाओगे भाई? यूजुअली हीट का फ्लो जो होगा, एक तो डायरेक्शन कोई ना कोई तो माननी पड़ेगी आपको। अब ऐसे मानो फिर तो कोई आंसर आएगा ही नहीं। फिर तो इस केस में भी ये भी हो सकता है फिर तो। सर लेकिन फिर आंसर किसी एक उसको होना चाहिए था, इसमें तो दोनों का दे रखा है। अब रखा है पैरेलल का भी दे रखा है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ फिर तो आंसर आपका आएगा ही नहीं फिर तो कोई। अगर आप मानोगे नहीं, कोई एजम्पशन ही नहीं मानोगे कुछ भी, तो फिर दोनों आंसर पॉसिबल है, सीरीज भी पॉसिबल है, पैरेलल भी पॉसिबल है। तो सर इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों वाले ऑप्शन नहीं देने चाहिए थे ना। अगर दोनों दिए हैं तो फिर आपको कोई लॉजिकल एजम्पशन मानना पड़ेगा ना। और ये सीबीएसई पीएमटी का ही क्वेश्चन है। सर दोनों में सर वो सेम
वो जा रहा है ना, हीट जो है वो दोनों में क्यू जो है सेम जा रहा है, इसलिए वो सीरीज में हो गए। और जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है वो हमारे पैरेलल में हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो तो यही तो कहने वो कह रहे कि तो आप ये केस मानोगे तो हीट सेम जाएगा, वो कह रहे ये क्यों नहीं माने हम केस, या ये वाला क्यों नहीं माने। तो मैं कह रहा हूँ कोई तो लॉजिकल एलिमिनेशन आपको मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो अगर ऐसा केस फंसता है कहीं पे तो लॉजिकली आपको जाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो मतलब ऊपर से देंगे उसको हीट हम। हाँ हाँ, यूजुअली आपका हीट फ्लो ऐसे ही होगा, अगर बाहर गर्म है तो ऐसे होगा, अंदर गर्म है तो ऐसे होगा, यस सर। है ना। ये वाला हीट फ्लो तो कहाँ होता है, ऐसे वाला तो नहीं करते ना स्लैब में, इसके बारे में थोड़ी सोचते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? सर ये जो आपने नीचे वाला केस बनाया वो पैरेलल वाला है? ये वाला, यस सर। ये फिर सीरीज हो जाएंगी दोनों। सर ये भी सीरीज है? हाँ, ये सीरीज अगर ऐसे आप यहाँ से हीट फ्लो कराओगे तो ये सीरीज हो जाएगी अब। लेकिन अगर आप हीट तो जो फ्लो करेगी वो यूजुअली ऐसे फ्लो करेगी ना, ऐसे करेगी या फिर ऐसे करेगी। ये वाला मानना तो कोई ज्यादा लॉजिकल नहीं है ना, लॉजिकल तो यही है अगर आपको दो केस में से एक मानना है तो मैं तो इसको मानूंगा। सर वैसे थिकनेस वाले लॉजिक से भी अगर हम दोनों टाइप्स ऑफ मटेरियल जो हमें के और टू के दे रखे हैं तो वो तो हम बीच में से भी डिवाइड कर दें तो भी मतलब थिकनेस तो सेम नहीं रहेगी अलग अलग जगह पे, जैसे सेकंड वाले अगर केस में है। आप बीच में से डिवाइड करें थिकनेस सेम आएगी तब भी आंसर आपका सेम आएगा। अगर आप यहाँ से ऐसे करना चाहते हो, ये वाला केस लो, मान लो आपने थिकनेस बराबर ले ली तो भी आपका आंसर वही आ जाएगा जो भी आ रहा होगा। कि बात तो नहीं वही सर, तो हम तो तब आपका वाला कॉमन सेंस वाला लॉजिक भी तो लगाएंगे ना कि ऊपर से हीट जा रही है। आप कह रहे हो थिकनेस इक्वल मान लूं मैं और हीट ऊपर से मान लूं, ऐसे ऐसे यस सर, फिर तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये भी लॉजिकली ठीक नहीं है ना, क्योंकि इसमें ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे ब्रेक करोगे, पहली बात कि आपने जो ब्रेक किया है अलोंग द थिकनेस नहीं किया, आपने अलोंग द विड्थ किया है, तो उसको ये बोलता है क्वेश्चन में कि बोथ हैव इक्वल विड्थ्स, थिकनेस नहीं बोलता फिर वो। मतलब थिकनेस हम कौन से डायमेंशन को बोलते हैं, लेंथ और विड्थ और थिकनेस बोलते हैं ना, तीन चीजें होती हैं। नहीं सर, अगर वो बोलता ना कि उसने अगर अलोंग द थिकनेस काटा है तो वैसे करते हैं हम, पर इसने बस इतना बोला ना कि थिकनेस सेम है, तो मैं पूछ रही थी थिकनेस तो इस केस में भी सेम हो जाएगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इस डायमेंशन में थिकनेस नहीं बोलेंगे ना, फिर वो बोलता बोथ हैव इक्वल विड्थ, वो ये बोलता, ये नहीं बोलता कि बोथ हैव इक्वल थिकनेस। सर वैसे इसमें कंपाउंड स्लैब लिखा हुआ है तो कंपाउंड स्लैब तो ऐसे होगा ना, एक मटेरियल इधर की साइड लगा होगा और एक उसके साथ बगल में लगा होगा। अगर नीचे लगा होगा तो वो तो मतलब नो, गलत। कंपाउंड स्लैब जो बनती है ऐसे बनती है। जब घर में आपने देखा वो स्लैब बनाते हैं, उसके ऊपर आप वो कराते हो ना, फिर कोई और मटेरियल की पेंटिंग कराते हो या फिर वो कराते हो, प्लस आजकल तो बहुत सारी चीजें आ रही है, तो एक के ऊपर एक होती है ना, वो अगल बगल में थोड़ी होती है ऐसे। सेक्शन वगैरह में पढ़ते थे तो उसमें तो मतलब ऐसे लगा रहते थे ऊपर और नीचे ऐसे। हाँ, तो ऊपर नीचे तो होता है, स्लैब आप बनाते हो ऐसे, फिर उसके ऊपर आप कोई मटेरियल वो करते हो, फिर उसके ऊपर कोई और मटेरियल ताकि गर्मी ना आए आपकी, ऐसे करके उसके ऊपर वो करी जाती है। आजकल क्या बोलते हैं उसे, फिनिशिंग करी जाती है स्लैब की। ऐसा मटेरियल आता है ना आजकल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल बनते हैं, तो ऐसे तो करते हैं आप उनको। सर वो तो ठीक है, पर ये जो ब्रेड्थ है तो इसमें ब्रेड तो चलो हमने बीच में से काटी तो इक्वल हुई ना, ऐसे हम काटें कहीं से भी थिकनेस तो इस केस में सेम ही आएगी। चलो बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा लॉजिकल कौन सा है फिर? चलो दोनों केस हैं आपके, तो ज्यादा लॉजिकल किसे मानूंगा? एक तो आपको आंसर चूज है करना नहीं हमारे पास। एक तो चूज करना ही है ना। हाँ सर इसके ऑप्शन ही गलत है, ऐसे नहीं होने चाहिए थे। अब पेपर में आएगा तो पेपर में लड़ाई थोड़ी करोगे तुमसे कि ऑप्शन गलत है, कुछ तो चूज करोगे भाई। बात है, क्वेश्चन अच्छा नहीं है। और इन सीपीएमटी का क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि भाई किताब का क्वेश्चन है किसी ऐसे गलत बना दिया उसने, है ना। तो एक्चुअली मैं इसको जो है यूजुअली लेंथ बोलूंगा, इसको विड्थ बोलूंगा और इसको थिकनेस बोलूंगा। तो अगर वो कह रहे हैं कि इक्वल थिकनेस है तो मैं फिर थिकनेस में मैंने इसको ही ब्रेक करूंगा ऐसे, ठीक है। मतलब जब भी किसी क्वेश्चन में अगर इक्वल चीज दी होगी तो उसी के लॉन्ग ब्रेक करके निकालनी है हमें, मतलब। हाँ, मैंने क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा और कंडीशन देखनी पड़ेगी, तो कंडीशंस क्या क्या हैं, किसकी बात चल रही है, कंडीशंस देखनी पड़ेगी। ओके सर, ठीक है। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि आप लॉजिकली वो हो जाओगे, क्या नाम बोलते हैं, सोचना पड़ जाएगा आपको कि कौन सा मानूं। कभी कभार होता है, लेकिन हालांकि यूजुअली नहीं होता, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है। चलिए, तो चलिए जो भी है,
अगर इसको मान लेते हैं कुल मिला के, तो व्हाट इज द आंसर? अगर इसको मानते हैं तो 4k/3। यहाँ पे 4k/3 दिया हुआ आंसर, मेरे को सी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये मानना पड़ेगा। सर ये कैसे आ जाएगा 4k/3? सर 3/2 आएगा सर उस केस में तो। 4 सर ऐसा नॉट 2/3 आ जाएगा सर, 2/3 आ जाएगा उस केस में तो। सर 4k/3 आ रहा है। 4k/3 ही आ रहा है। आर इक्वलेंट आपका ये है ना R1 R2, तो R1 क्या होगा L/K। L क्या लोगे यहाँ पे, हीट ऐसे फ्लो कर रही है आपकी, तो L बने थिकनेस देनी पड़ेगी आपको T, तो T/KA, K1 इंटू A प्लस T/K2 इंटू A, ये करोगे और यहाँ क्या लिखोगे 2T/K इक्वलेंट इंटू एरिया, यही आएगा। यस यस सर। सर। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। यस सर अब आ Yes, जाएगा। अब आ जाएगा। तो बात क्लियर है ना, ठीक है। जब पेपर में ऐसा आ जाएगा तो पेपर में लाइन लड़ सकते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, ठीक है। आपके बायो में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं बायो में कई बार, और कई बार कंट्रोवर्सी भी खड़ी रहती है। जो आंसर की मैं बोलता हूँ ना, डिफरेंट आंसर की दे दी किसी ने, आकाश ने अलग दे दी, एल ने अलग दे दी, ऐसी जो कंट्रोवर्सी होती है ऐसी होती है। उन्होंने कुछ और मान लिया, इन्होंने कुछ और मान लिया, लेकिन एक उसमें से सही होगा। सीबीएसई एक को सही मानती है, वो लॉजिकली कुछ सोचती है, फिर उससे आंसर देती है। चलिए, बायो में काफी होता है सब। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपकी 6 मेटालिक रॉड हैं, 6, और वो ऐसे लगी हुई हैं। सर इससे अच्छा वैसे क्वेश्चन दे ही ना। एक्चुअली होता क्या है, टीचर जब बनाता है तो कुछ सोच के बना रहा होता है। अब वो एक एंगल नहीं सोचता कि बच्चे ने ऐसे भी सोच लिया, ऐसे भी सोच लिया, उसको तो लगा कि ठीक है थिकनेस ऐसे तो बनेंगे बच्चे, स्लैब तो ऐसी तो होती है, स्लैब एक के ऊपर एक तो करते हैं, पेंटिंग वेंटिंग जो भी करते हैं उसके ऊपर, उससे क्या डिग्री सेल्सियस है, बी का 240 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस, 240 डिग्री सेल्सियस है। तो ये पूछ रहे हैं टेम्परेचर ऑफ बी, यहाँ का टेम्परेचर कितना हो। सर यस, सर इससे पहले आपने क्या बोला, कुछ सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज़ चली गई थी। कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि ये रॉड है, 6 रॉड हैं आपकी आइडेंटिकल, और उनको ऐसे कनेक्ट किया गया है, और इसमें यहाँ का टेम्परेचर, ए पॉइंट का टेम्परेचर 60 है, बी का 240 है, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा ये पूछे। सन की लेंथ वगैरह नहीं दी हुई। आइडेंटिकल बोला हुआ है, आइडेंटिकल रॉड्स, अच्छा आइडेंटिकल से सोचो। सर 120 डिग्री सेल्सियस। 120, यस 120 डिग्री सेल्सियस।
मतलब बाकी लोगों का सर बस आने वाला है। ओके। यस सर आ गया। 120। यस सर। ओके। आया बाकी लोगों का? हुआ नहीं हुआ? बताओ भाई जिन्होंने कर लिया है वो बताओ कैसे किया। नहीं हुआ। रेजिस्टेंस वाले से कर लिया सर। बताओ कैसे किया रेसिस्टेंस वाले से। सर पहले तो सर ए और डी के बीच का सर पोटेंशियल डिफरेंस लगा कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर जो ये होगा टेम्परेचर वो सर 3 उसमें डिवाइड हो जाएगा, तो सर उससे हमने सी से डिवाइड कर दिया, 60 डिग्री आ गया, 180/3 60। उसके बाद फिर सर ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 60 के होना चाहिए, तो अगर ये 60 है तो उसका 120 हो जाएगा। अरे बढ़िया, ये तो बिल्कुल बढ़िया वाला मेथड है। ठीक है, और किसने किया था? और किसने किया जी? और भी किसने किया था ना? कोई और मेथड लगाया उन्होंने? सेम लगाया, क्या लगाया?
और किसी ने नहीं किया अभी तक? सर ये ना व्हीटस्टोन ब्रिज से हो जाता सर, व्हीटस्टोन ब्रिज से? जैसा जो रेजिस्टेंस में लगता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ बनने लगे यहाँ पे? मैं क्या करते इसमें? सर वो रेजिस्टेंस निकालते सर, वो ऐसी कुछ होगा उसके अंदर, वो मैं अभी करके देख रहा हूँ सर ट्राई उसको, और हो जाएगा उससे भी सर। व्हीटस्टोन ब्रिज इस केस में लगता है अगर ऐसा कुछ होता है। हाँ सर वो बीच वाले में, पर वो रेजिस्टेंस 0 होता है ना, मतलब करंट नहीं जाता वैसे। हाँ तो अगर ऐसा होता ना ये दिया हुआ कुछ ऐसा इस टाइप का या फिर इस टाइप का, तो लगता है व्हीटस्टोन। ठीक है, यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है व्हीटस्टोन की, क्योंकि बीच में उठाई नहीं। हाँ बताओ बाकी लोग, बताओ क्या कर रहे हो? चलो जिसका नहीं हुआ बताओ क्या कर रहे हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। कोई बताओ। वहीं से स्टार्ट करते हैं। सर यस, सर वो मैंने करा था पहले। बताओ कैसे किया था। सर इसमें पहले मतलब पहले वो जो बीच का उसे रेजिस्टेंस की तरह मान के वो रेजिस्टेंस निकाल लिया आरनेट। ओके सर फिर वहां पे वो मतलब तीनों आर आर हो जाएंगे, तो मतलब ओके तीनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। ओके, तो पोटेंशियल सर डिफरेंस सेम। जो डी क्यू बाई डी टी होगा वो सेम हो जाएगा उस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। ओके तो सर उससे इक्वेट करके दूसरे वाले में लेंथ की जगह 2L रख के और पहले वाले में L रख के फिर आ गया था। अच्छा, गुड गुड। इसमें देखो ये मान सकते हो ये आर है, ये आर है, ये आर है, क्योंकि आइडेंटिकल है सर। तो ये आर और आर सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? 2R। 2R, नीचे वाला भी 2R। और 2R और 2R अगर पैरेलल में होगा तो कितना होता है? सर R हो जाएगा ना फिर। आ जाएगा। तो ये 2R अगर पैरेलल में होगा तो R हो जाएगा, तो सीरीज ऐसे बन जाएगा वो सर्किट। यस सर। ठीक है, ए बी सी डी 240 60। यहाँ तक किसी को डाउट? ये सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था? टेम्परेचर यहाँ का निकालना था, बी का। तो मैंने देखा भाई यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है? टेम्परेचर डिफरेंस 180 का है। 180। और ये तीनों आर हैं, करंट सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। यस सर। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होगा। यस सर। यानी टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा तीनों का। T1 T2 लिख देता हूँ, डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 ये सेम होंगे तीनों के। डेल्टा T मान लो, तो टोटल डेल्टा T कितना है मेरा? 180। तो एक के क्रॉस डेल्टा T कितना होगा सर? 60 डिग्री का हो जाएगा डिफरेंस। 60 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ 60 का हो जाएगा, तो यानी यहाँ का टेम्परेचर 60 है, तो यहाँ का कितना होगा फिर? 120 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ का 180 डिग्री। और फिर यहाँ का 240 240 डिग्री। 60 ऐड करते जाएंगे ना तीनों में, 240। वो 240 है भी यहाँ का। तो यहाँ का टेम्परेचर निकालना था हमें, तो यहाँ का टेम्परेचर मेरा 120 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? टेम्परेचर तीनों का इक्वल कैसे होगा? 60 डिग्री का डिफरेंस कैसे आया? ये समझ में आ गया? ये समझ में आया? यस सर। तीनों आर आर हो गए, समझ में आ गया? यस सर। ओके, सीरीज में हमारा करंट सेम होता है,
यस सर। करंट सेम, यानी dq by dt सेम होगा यहाँ पे तीनों में। ठीक है। यस सर। अब अगर करंट सेम है और तीनों का R भी सेम है तो ये V सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। यहाँ पे लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या लेते हैं हम लोग? क्या लेते हैं हम लोग? by dt। टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, dq by dt नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस। पोटेंशियल की जगह पे, करंट की जगह पे नहीं बोल रहा मैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस तीनों का सेम होगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस निकाल दूं कितना आएगा? 3 डेल्टा टी आएगा। यस सर। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया हुआ था? 60 और यहाँ पे 240। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच का? 180। यस सर। तो 3t 180 के बराबर होगा। यस सर, हो गया। हो गया ना, तो डेल्टा टी 60 आ गया। तो ये शॉर्टकट था। अगर आप लंबा करना चाहते तो आप L by KA वगैरह लेके उससे भी कर सकते थे। वहां से भी हम सीरीज पैरेलल लगा के थर्मल रेजिस्टेंस निकालते और उससे सॉल्व करते, तो उससे भी लगभग वैसे कुछ बनता। अगर जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो फिर करंट फ्लो सेम कैसे होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होगा तो करंट फ्लो सेम कैसे होगा? सीरीज में तो करंट फ्लो सेम ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सीरीज में तो सेम आता है ना करंट। यस सर। अगर यहाँ पे ठीक है, ये सब सबको समझ में आ गया नहीं तो? यस सर। अच्छा, अगर यहाँ पे पूछता है टेम्परेचर डिफरेंस तो क्या लिखते हैं? मैं टेम्परेचर पूछता, सॉरी, यहाँ का कहाँ का सर? ये पॉइंट मान लो, ये है, ये के मान लो, ये कुछ और मान लो, ई मान लो। ई का टेम्परेचर पूछता तो कैसे करते हैं? सर तो फिर सीरीज वाला लग जाता, तो फिर सर इसमें हमारा सर ये 120 और 180 के बीच में होता सर। करेक्ट, यहाँ पे 120 होता, यहाँ पे 180 होता। हाँ सही है। फिर सर तो ये उसका आधा हो जाता क्योंकि रजिस्टर दोनों सेम है। करेक्ट, तो यहाँ पे कितना होता फिर? 160 150 150। ठीक है। यस सर। सर ऐसे आधा क्यों हुआ? अगर एल वेल डिफरेंट दिया, भाई सिमेट्री है ना इसमें। टेम्परेचर अगर आप मान लो मैं इस रास्ते से चलना शुरू करता हूँ ऐसे करके, जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है मेरा 120 से, सॉरी बढ़ रहा है, 120 से बढ़ के 180 हो रहा है। यस सर। और इसमें थर्मल करंट सेम है, dq by dt तो सेम है। यस सर। फिर दोबारा वही बात हो जाएगी ना कि आपका थर्मल करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा दोनों के अक्रॉस, डेल्टा टी। ओके सर। तो डेल्टा टी सेम आएगा, वहां से आ जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके। तो आई होप थर्मल रेजिस्टेंस यूज करना आ गया होगा सबको, कैसे यूज करना सर है। एक बार वो पीछे कर दीजिए। क्या लिखोगे इसमें, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर, वो अगर नीचे वाले पॉइंट पे होता तब भी 150 ही होता ना। हाँ, अगर नीचे वाले पॉइंट पे होता है यहाँ पे तभी 150 आता। ओके सर, हो गया सर, लिख तो पहले ही लिया था। अच्छा हाँ, तो आप अपनी राइटिंग लिखोगे साफ आ जाएगा। यहाँ पे तो काफी सारे लोगों ने अलग चीजें पूछ ली बीच में। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक चीज और है इसमें, वो और देख लेते हैं फिर अगर टॉपिक मूव करते हैं। देखो, हमने बात की थी कि जब हमारी आइस जमती है पॉन्ड में
तो वो टॉप से जमना शुरू होती है ना, तो टॉप से जमेगी यस तो बाहर का टेम्परेचर कम होगा, बाहर का टेम्परेचर कम होगा, मान लो माइनस थीटा है बाहर का टेम्परेचर, और यहाँ पे आइस जमी तो यहाँ का टेम्परेचर 0 होगा, जस्ट जहाँ पे आइस जम रही होगी, नीचे तो ज्यादा होगा मान लो, यस सर और यहाँ पे 0 होगा। ओके, अब जब ये आइस जमेगी, मान लो इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर जमने में 1 घंटा लगा सपोज, तो अगला जो 2 सेंटीमीटर जमेगा उसको जमने में ज्यादा टाइम लगेगा कम लगेगा? सर ज़्यादा लगेगा क्यों लगेगा ज्यादा टाइम? सर, क्योंकि ये जो लेयर बनेगी इसके ऊपर, इसकी वजह से हो जाएगा सर वो। करेक्ट, अभी जो हीट को फ्लो करना था वो केवल इतनी लेयर को क्रॉस करके जाना था मान लो, अब जो हीट यहाँ से फ्लो करेगी, जब ये आइस जमेगी तो हीट फ्लो करेगी बाहर की तरफ को, तो वो हीट जो है यहाँ से इतनी बड़ी लेयर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, अगली जो लेयर जमेगी उसको एक पूरी लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी, तीनों लेयर। जितना आप नीचे जाते जाओगे उतना हीट को फ्लो होना डिफिकल्ट होता जाएगा, उतना क्या होगा, हीट को फ्लो होना डिफिकल्ट, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो हीट को फ्लो करना डिफिकल्ट होगा, तो नीचे की जो लेयर जमेंगी उनको टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। ओके, तो इसमें हमें टाइम निकालना है, जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा। अगर हम y1 से y2 थिकनेस बढ़ाते हैं तो इतना टाइम लगेगा। कैन यू प्रूव इट? ट्राई करोगे एक बार? यस सर। ट्राई करो। ठीक है, इसमें जो हीट फ्लो करेगी बाहर, उससे आपकी आइस जमेगी मान लो m मास की, तो उसका मास m इंटू एल हो जाएगा, ये हीट फ्लो है। और dq बाई dt आपको पता है क्या होता है, k a dt यहाँ पे आ जाएगा थीटा माइनस 0 कर लो, या 0 माइनस थीटा कर लो, ऐसे कुछ आ जाएगा, बाय dx का डी dy नहीं होगा बल्कि y होगा, ये y के अक्रॉस क्रॉस करेगी, ये तो y है। ठीक है, तो कुछ सोचो ये कितना होगा, फिर उसको रिलेट करो कुछ, देखो ये आंसर आना चाहिए। सब लोग ट्राई करें, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। सर ये हो नहीं रहा सर। सर वो क्या सर, वो थीटा और उसके वाई के बीच का रिलेशन नहीं हो रहा सर। देखो ये dq बाई dt ml, dq बाई dt ये बनेगा, ठीक है। ml कितना होगा यहाँ पे, मास मान लो मेरी आइस जमी, मान लो मेरी आइस dy की शीट जमी, ठीक है। यस सर। dy की शीट जमी तो इतना हीट लॉस हुआ, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू एल। m कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम। एल। यस सर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू dy, ए इंटू डी वाई। यस सर। लेटेंट हीट, तो ये q आ गया। अब dq बाई dt मेरा कितना, दूसरी तरफ से मैं dq बाई dt लिखूं तो कितना होगा, कितना होगा, डी। के ए, हाँ है ना, तो यहाँ से मुझे रिलेशन बना सकते हाँ। हैं, यस सर। ये dq हो गया। तो देखो अब कर सकते हो ट्राई, यस सर। करो सर जो करो ट्राई 4 करो। डिग्री से 0 डिग्री में जाके उसके लिए जो हीट रिलीज होगी वो वाली नहीं इंक्लूड करेंगे? नहीं, वो हीट तो कौन सी, मैं हम तो ये मान रहे हैं कि हमारी आइस जमी, इतनी थिकनेस जो जमी, इसने कोई हीट, इसका टेम्परेचर 0 था पहले भी अच्छा, और पहले अब भी भी वो 0 ही था, है, ठीक है। बस इसमें जो पहले भी 0 ही माना ना हमने यहाँ पे।
सर हो गया। हो गया, ओके। हाँ ये सर आ गया। देखो सब लोगों का आया। के थीटा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। Everyone got the answer? यस सर। dq की जगह पुट कर देता हूँ मैं वैल्यू ये वाली, तो dq बाय dt आ जाएगा मेरा इक्वल टू ka थीटा बाय y। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा लास्ट में। सॉरी देवेश क्या बोल रहे हो? लास्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट रो ए तो कट ही जाएगा, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे को। रो एल बचेगा यहाँ पे बाई के कर लेता हूँ, और क्या बच रहा है मेरा वाई डी वाई, और इस तरफ को मेरा बचेगा थीटा। थीटा को भी यहाँ ले आता हूँ, तो क्या बचेगा मेरा के को भी लिया है, तो केवल बचा मेरा डी टी। इसके बाद नहीं हुआ सर, यहाँ तक तो हो गया। चलो इसके बाद क्या बचा? अब तो कुछ बचा ही नहीं, जीरो से टी कर लो टाइम। यस सर, y1 से y2। बस, और ये तो ये होगा कि आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, और जब काउंसलिंग का फॉर्म आया आपने कैसे फॉर्म नहीं भरा गया, बाकी आपने क्वालिफाई तो कर लिया, रैंक तो टॉप आ गई थी। मुश्किल काम तो ये था, ये तो आसान काम है। तो कई लोग y स्क्वायर आएगा तो y2 स्क्वायर आएगा स्क्वायर। सर माइनस साइन जो फॉर्मूले में होता है वो लगा लो यार, माइनस से क्या होगा? यहाँ माइनस लगाओगे? माइनस लगाना चाहते हो? फिर लगा लो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर आएगा ना। यहाँ जीरो माइनस थीटा करोगे ना, फिर फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिखोगे। हम क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। जब माइनस साइन लगाते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखना पड़ता है। हाँ सही बात है, ठीक है। जनता को पका पकाया खिचड़ी थी, आप कह रहे पकाऊंगा तो पकाओ ढंग से, यही आएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो सबका आ गया आंसर? सर वो 2k आएगा या सिर्फ समझ में k आ गया ये? थीटा? वो 2 हो जाएगा यार, हाँ यहाँ पे 2 भी आएगा ना। यस सर। उससे आ जाएगा, ठीक है। तो t हमारा प्रोपोर्शनल टू t इज y2 स्क्वायर माइनस, हमें एक्चुअली ये जरूरत पड़ती है क्वेश्चन में, इसकी पड़ती है यूजुअली। जो क्वेश्चन आते थे अब तो कम आ रहे हैं, लेकिन पहले से क्वेश्चन आते थे काफी। 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हो गया, और अगले केस में 5 से 8 हुआ, तो बताओ क्या टाइम का रेशो आएगा? तो आप लिखोगे 3 से 5 हुआ तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगले केस में लिखोगे 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका T1 और T2 का रेशो। ऐसे क्वेश्चन आते थे, जो आते हैं अभी भी, जब आएंगे। ठीक है, यस सर। यानी कि 5 सेंटीमीटर से 8, 3 से 5 में, सपोज 3 से 5 में T1 लगा, 5 से 8 में T2 लगा, तो इसका रेशो क्या होगा? तो T1 रेशो T2 जो होगा 5 का स्क्वायर बाय ये होगा 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा यूजुअली नहीं पूछते,
कि आपको ये सब दे दें और फिर पूछें कि बताओ टाइम कितना लगेगा। उसके लिए आपको सबकी वैल्यू देनी पड़ेगी उनको, इसकी सबकी वैल्यू देनी पड़ेगी। रो ऑफ द आइस चाहिए आपको, लेटेंटिटी ऑफ द आइस, कंडक्टिविटी ऑफ द आइस, एक्सटर्नल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो ये सब नहीं देगी। क्लियर? तो हमने यहाँ पे टाइम निकाला है, वो टाइम तो मतलब जो ऊपर लेयर है उसमें वाई लेंथ इंक्रीज करने के लिए ना। हाँ, हमने ये माना कि ऑलरेडी वहां पे y1 थी और y1 से y2 होने में, इसको जमने में, पहले ये y तो जमा ही हुआ था ऑलरेडी, इतना और जम गया। अब इसको कितना टाइम लगा, तो जो टाइम निकाला गया है वो इतने का टाइम निकाला गया, इतना और जमने में, y1 से y2 होने में। ओके, ठीक है। सर ये टाइम थीटा निकाला। जमने से पहले का टेम्परेचर है ना, एक्सटर्नल थीटा तो एक्सटर्नल है, तो बाहर का सेम ही रहेगा, जमने के बाद भी यही रहेगा। अच्छा चेंज यहाँ पे हो क्या रहा है, पानी का टेम्परेचर 0 है ना यहाँ पे, तो पानी का 0 है, जब आइस जमेगी उसका भी 0 ही हो जाएगा शुरू में। तो हमने जो लॉस माना है वो लेटेंट हीट का लॉस माना है ml, क्योंकि 0 से 0 में केवल फेज कन्वर्जन हुआ, बाकी है ना। और जब आप टेम्परेचर डिफरेंस लोगे तो आपका बाहर का टेम्परेचर माइनस थीटा माना, अंदर का 0, तो हमेशा ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे आइस का टेम्परेचर हमने डाउन नहीं माना कि आइस का डाउन होगा, अगर आइस का भी डाउन होगा तो फिर उसमें ms डेल्टा टी भी आ जाएगा फैक्टर। तो हमने केवल जमने का माना है कि आइस जो जमेगी तो 0 पे ही जमेगी, उसके बाद तो जो घटेगा वो घटता रहेगा धीरे धीरे। यस सर। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। तो हमने जो हीट का फ्लो समझ लिया, इसमें एक दो एक्सपेरिमेंट और है, इंजन हॉज, ये सब एक्सपेरिमेंट पहले आते थे, अब आपके कोर्स में नहीं है, सीएल्स एक्सपेरिमेंट, इंजन हॉज एक्सपेरिमेंट, तो ये सब मैं नहीं बता रहा आपको, फालतू का टाइम खराब नहीं करते हम लोग अपना। एक्चुअली देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब किताबें पढ़ रहे होगे कोई भी, उसमें जो थ्योरी दी हुई है या क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो पुराने पैटर्न के हिसाब से दिए हुए हैं। पुराने मतलब जो सारे एग्जाम होते थे पहले आपके RPMT, कर्नाटका, वर्नाटका, केरला, सैला, सब, उनमें बहुत सारी थ्योरी एक्स्ट्रा थी उनकी। अगर आप किताब उठाओगे 12th क्लास की तो सबकी थ्योरी अलग अलग है, कर्नाटका बोर्ड की अलग है, केरला की अलग है, मैंने देखी हुई है उनकी, और राजस्थान की अलग है, कई सारे BSc के टॉपिक हैं उसमें। तो पहले वो सब क्वेश्चन उनके आते थे स्टेट बोर्ड में, तो किताब तो कॉमन बनती है, तो उस किताब में सारे क्वेश्चन दिए रहते थे केरला सबके। लेकिन जो आपकी थ्योरी है CBSE जो रिकमेंड करती है, या नीट या NTA जो रिकमेंड करता है, वो सब अब नहीं है। तो जो फालतू के टॉपिक हैं उनकी, वो टॉपिक और उनके क्वेश्चन पर अगर कोई कर रहा है तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, उससे कोई आउटपुट नहीं आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो भी कोई किताब पढ़ रहा है, अगर चाहे वो एरलेस है, चाहे वो अरिहंत है, चाहे वो कोई भी है, तो उसमें ट्राई करें कि आपकी जो थ्योरी है उससे स्टिक रहें, आपके जो सिलेबस है, सॉरी, उस सिलेबस पे स्टिक रहें। चलो, थोड़ा बहुत 19-20 तो हो जाएगा ऊपर नीचे, मैंने आपकी तरफ से, हालांकि NTA तो उस पर रहेगा बिल्कुल, जो होगा उसका एग्जैक्ट वही होगा। ठीक है, तो ट्राई करें कि फालतू का जो सिलेबस है जो हट चुका है वो मत करें, जो टाइम वेस्ट होगा आउटपुट आएगा नहीं। तो ये हमने पढ़ा कंडक्शन हमारा बेसिकली सॉलिड में होता है। हमने दो और तरीके पढ़े थे, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन हमारा सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन जो है फ्लूइड में होता है। तो फ्लूइड में कन्वेक्शन का मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था क्या क्या होता है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आपका नेचुरल हो सकता है या फिर आप आर्टिफिशियली करते हो, कई बार आप आर्टिफिशियली भी करते हो, कहीं पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में डक्ट वगैरह लगा के एयर को सर्कुलेट किया जाता है, वो आर्टिफिशियल काइंड ऑफ कन्वेक्शन है। तो कन्वेक्शन के हमारे पास ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, केवल थ्योरी है थोड़ा बहुत, तो वो आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या क्या होता है। उसके अलावा जो है तीसरा जो है हमारे पास रेडिएशन है, इस पर भी काफ़ी डिटेल है हमारे पे, कई सारे फॉर्मूले, थ्योरी, क्वेश्चन हैं इस पर। तो अब हम थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, जो कि हमारा रेडिएशन है। आई होप कंडक्शन सबको क्लियर है और कन्वेक्शन तो क्लियर ही होगा। अब बात करते हैं रेडिएशन की। ठीक है, तो रेडिएशन मैंने आपको पहले भी लिखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं और ये लाइट की स्पीड से मूव करती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट है बहुत फास्ट होता है हीट का, एक जगह से दूसरी जगह पे, और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके जा सकती हैं। तो इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो होती है वो हमेशा अपना रेडिएशन छोड़ती रहती है, ये एक थ्योरी है। कोई भी बॉडी जो कि 0 केल्विन से ऊपर है, अगर वो 1 केल्विन पे है या 2 केल्विन पे या 3 केल्विन, कितने पे भी है, अगर वो ठंडी भी है
तो वो हीट एब्जॉर्ब भी कर रही होगी और छोड़ भी रही होगी, तो उससे हमेशा कोई ना कोई रेडिएशन निकलते रहते हैं। तो हर बॉडी जो है कोई ना कोई रेडिएशन छोड़ती रहती है, ठीक है। सर मतलब हम भी रेडिएशन छोड़ते हैं? बिल्कुल, हम भी रेडिएशन छोड़ते हैं, हम भी छोड़ते हैं। और जो हमारे रेडिएशन होते हैं दे कम्स इन द इंफ्रारेड रीजन, हम लोग रेडिएशन छोड़ते हैं इंफ्रारेड में आते हैं। अच्छा, और सर जितनी भी मतलब एटमॉस्फेयर की जितनी भी चीजें जो भी टाइम में इस टाइम में हो रही है वो सारी मतलब रेडिएशन छोड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली सब रेडिएशन छोड़ रहे हैं। कोई भी बॉडी अगर 0 केल्विन से ऊपर है तो रेडिएशन छोड़ रही है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, हम पढ़ने भी वाले हैं, जब किसी बॉडी पे कोई हीट गिरती है तो उसकी 3 चीजें हो सकती हैं। या तो वो रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्ट, ठीक है। आप जो दिखाई देते हो, आप बोलोगे मैं तो इंफ्रारेड में रेडिएशन छोड़ा मैं दिख कैसे रहा हूं दूसरे को, तो आप रिफ्लेक्टेड के कारण दिख रहे हो, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक हो सकता है ये एब्जॉर्ब करे, हीट को एब्जॉर्ब कर ले, कुछ एब्जॉर्ब कर ले, और कुछ को ये जो है ट्रांसमिट कर दे, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्या ना बोलते हैं रेडिएशन की, कुछ को ये ट्रांसमिट अपने पास से ट्रांसमिट कर दे, QT। तो जो हीट गिरी Q, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई। तो Q इक्वल टू जो है मेरा QA प्लस QR प्लस QT है। ये हीट जो गिरी उसकी बात हो रही है। साथ में बॉडी जो रेडिएशन भी कर रही होगी, वो कर ही रही होगी, तो चल ही रहा होगा प्रोसेस कंटिन्यूसली, तो बॉडी का रेडिएशन भी चल ही रहा होगा, ठीक है। तो आप अगर जो दिखाई देते हो किसी को, दूसरे व्यक्ति को, उसका रीजन होता है ये रिफ्लेक्टेड, जो लाइट आपके टकरा के रिफ्लेक्ट होके आती है, ठीक है, उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पहले एक टॉपिक था आपका 12th क्लास में, उसमें सब डिस्कशन में था, लाइट का हटा दिया काफी टाइम से, तो उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता था यहाँ पे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा सर लाइट बात रेडिएशन है ना? लाइट भी रेडिएशन, यस, लाइट इज EM वेव एक्चुअली। तो आप पे जो लाइट गिर रही है वो भी एक एनर्जी है, तो आप उसको अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो सबको दिखाई देगा। और सर सारी की सारी अगर हमने एब्जॉर्ब कर ली तो हम इनविजिबल हो जाओगे। फिर आप यहाँ पे क्या दिखेगा, ब्लैक स्पॉट दिखेगा यहाँ पे। जो ब्लैक होल होता है एक्चुअली उसमें क्या होता है, उससे लाइट निकलती नहीं है बाहर, क्योंकि यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, तो अगर लाइट निकलती नहीं बाहर तो आपको क्या दिखता है, ब्लैक होल दिखता है। यस सर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइट गिरेगी आप पे, आप जो है सारी एब्जॉर्ब कर लोगे, आप जो रेडिएट करोगे वो इंफ्रारेड रीजन में आ रही होगी, तो दिखेगी नहीं किसी को। यहाँ पे क्या दिखेगा लोगों को, यहाँ पे कोई है ही नहीं कुछ, यहाँ पे लाइट से निकलती हुई यहाँ से दिखेगी नहीं कुछ भी, तो यहाँ पे काला सा दिखेगा, ब्लैक। सर मतलब एक बार में, मतलब जैसे कि एक बॉडी में रे पड़ रही है, तो या तो वो अब्जॉर्ब होगी या रेडिएट होगी या ट्रांसमिट करेगा? नहीं, वो तीनों करेगा, तीनों एक साथ। जो लाइट गिर रही होगी तीनों एक साथ होगा, और साथ में चौथा ये रेडिएशन भी चल रहा होगा। रेडिएशन तो चल ही रहा होगा हमेशा, चाहे लाइट गिरे या ना गिरे। तो सर मतलब सम अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब कर ली, थोड़ी रेडिएट थोड़ी ट्रांसमिट। यस, तभी तो हमने तीनों का सम लिखा, तीनों का सम जो है, जो हीट गिरी हो तीनों का सम इसके बराबर होगा। ओके ओके, करेक्ट। अच्छा ठीक है। अब अगर मैं इसका रेशो निकालूं, Q एब्जॉर्ब बाय टोटल हीट का रेशो निकालूं, Q एब्जॉर्ब बाय टोटल हीट का रेशो अगर मैं निकालूं, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बटेंस या एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्बटेंस या एब्जॉर्प्टिव पावर, या एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है हीट, तो उसका रेशियो क्या होगा, 1 हो जाएगा, नियरली 1 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी की जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है। रिपीट कर दो जो आपने नियरली 1 कुछ बोला। मैं कह रहा हूं इफ हमारा जो है QA Q के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि सारी हीट क्या कर दी उसने, एब्जॉर्ब, सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली।
ऑल हीट इज एब्जॉर्ब। तो एक कौन सी बॉडी होती है ऐसी? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी होती है ये, ठीक है, ब्लैक बॉडी। तो इसका जो रेशो होता है एक्चुअली, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर एडिशन, तो इसको ए बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ए, एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ब्लैक बॉडी की जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है वो कितनी होती है? 1। तो QA अगर ये होगा तो दिस इंप्लाइज दैट एब्जॉर्प्टिव पावर इज 1, ठीक है। और इस केस में हमारी बाकी पावर क्या हो जाएंगी? और अभी जो पावर 0 हो जाएंगी, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टिव पावर आएगी यहाँ से, ट्रांसमिटिव पावर आएगी, वो दोनों 0 होंगी, अभी देखेंगे, ठीक है। R क्या होगा यहाँ पे? R हमारा है QR बाय Q, इसका रेशो को Q रिफ्लेक्टिव बोलते हैं। और ट्रांसमिटिव पावर हो जाएगी Q ट्रांसमिटेड, हीट ट्रांसमिटेड बाय टोटल हीट इंसिडेंट ऑन दैट, ठीक है। Q क्या है? हीट इंसिडेंट। आर को क्या कहते हैं और टी को क्या कहते हैं? हाँ वो लिख रहा हूं मैं, हीट एब्जॉर्ब, रेडिएटेड, और ये है हीट ट्रांसमिटेड। सर बॉडी के अंदर खुद की अगर हीट हुई तो फिर ये फॉर्मूले में Q प्लस बॉडी की इंटरनल हीट भी तो आ जाएगी। नहीं, हम जो बात कर रहे हैं भी, हम इसका देख रहे हैं कि जो हीट उस पर गिर रही है उसका क्या हो रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि टोटल हीट क्या कर रहा है वो। अच्छा, हमें देख रहे हैं उस पर जो हीट गिर रही है, रेडिएशन आप इंसिडेंट कर रहे हो, उसका क्या हो रहा है। अपना जो निकालो तो अलग चीज है, तो हो गई। अगर मान लो आप कह रहे हो कि भाई उसकी अपनी है, तो ये क्या होगा? जो Q इंसिडेंट होगा, मान लो 10 जूल हीट गिर रही है और 10 जूल वो अब्जॉर्व कर रहा है, लेकिन वो 2-3 जूल तो रेडिएशन भी कर रहा होगा, तो अलग चीज है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल जो हीट गिर रही है उसका क्या हो रहा है। यस सर। जैसे कि जो रेशियो है वहाँ पे QR अपॉन Q, उसको मतलब कोई है क्या स्पेसिफिक नेम? हाँ मैं लिख रहा हूँ, सबका नाम लिख रहा हूँ, सबका नाम लिख रहा हूँ, सबका नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके लिखते हैं। चलो पहले इसको यहाँ पे इतना लिख लो, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, इतना नोट कर लो सब लोग। सर इसके बाद क्लास ओवर कर दें सर? हाँ बस कर रहा हूँ, 2 मिनट में टाइम हो गया, अभी देखा मैंने। मैथ्स की बड़ी चिंता रहती है आप लोगों को, है? नो सर, अभी इसके बाद फिर केमिस्ट्री की भी है ना, फिर 6:30 बजे। केमिस्ट्री है, क्या चल रहा है केमिस्ट्री में? इक्विलिब्रियम चल रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम। ओहो, खतरनाक टॉपिक। नहीं सर, आसान है। आयनिक सर के पढ़ाने का तरीका अच्छा है। अच्छा, उस चीज का। यस सर। चलो फिर तो बढ़िया, अगर आपको समझ में आ रहा है। आयनिक इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इन द केमिस्ट्री। सर हाँ बोलो बोलो, मैं लिखती हूँ। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। ठीक है, तो ये बोलते हैं हम लोग, आर को रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं, एक एब्जॉर्टेंस बोलते हैं, और टी को ट्रांसमिटेंस बोलते हैं, या एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं, ठीक है। सर उनका ट्रांसमिटिंग पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर होगा ना? पावर नहीं होता एक्चुअली, पावर को देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो है एब्जॉर्टेंसी बोलेंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंस समझिए, एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्टेंस क्या चीज होती है ना। इसको मैं ब्लैक बॉडी जब बताऊंगा भी अगली क्लास में हम लोग, तो वहां से समझेंगे फिर क्या क्या फर्क आता है, रेशो वगैरह क्या क्या आते हैं।
ओके सर। चलो ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर यस सर एक बार वो ग्रोथ ऑफ आइस फिर से बता देना, वो समझ नहीं आया। देखो ग्रोथ ऑफ आइस में हमने ये माना कि हमारी आइस ऑलरेडी मान लो वाई जम चुकी थी। यस सर। और डी वाई की थिकनेस और जमी। ओके सर। तो जब डी वाई की थिकनेस जमेगी तो कितनी हीट लॉस होगी, डी क्यू। डी क्यू कितना होगा, एम एल। सर एम एल कैसे होगा डी क्यू? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर था उसका टेम्परेचर 0 था। यस सर। और वो आइस में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री पे ही। हाँ ओके सर, ठीक है ठीक एम एल। है। यस सर। एम क्या होगा, ये मास Yes, इंटू sir. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एल। यस सर। फिर उससे ये लिखा मैंने, रो तो ये रहेगा। Yes. वी क्या हो Yes, जाएगा, sir. वॉल्यूम एरिया डी वाई। यस सर। एरिया टू डी वाई वॉल्यूम आ गया और एल 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 आ गया, ठीक है। यस मैंने सर। दूसरा ही फॉर्मूला ये लिखा डी क्यू बाई डी टी का जो होता है कंडक्टेंस में। तो वहां से क्या है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के टाइम्स ए। यस सर। क्या लिखूंगा, बाहर का टेम्परेचर और ये Yes, वाला sir. डिफरेंस। तो यस सर। 0 माइनस थीटा। और लेंथ कितनी लिखूंगा, मेरी हीट जो ट्रेवल हो रही है, ऐसे ट्रेवल कर रही है हीट, इतना वाई डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना पड़ रहा है इसको। यस सर। यहाँ पे वाई लिखूंगा। ओके सर। तो बस अब ये दो फॉर्मूले बन गए, इनको पुट करके इंटीग्रेट करना बस। Clear? सर ये y1 और y2 मतलब उसकी थिकनेस है? हाँ, हमने ये माना कि जो थिकनेस है पहले y1 थी, यहाँ तक जमा हुआ था आइस। यस सर। टी टाइम में y2 तक जम गया। मतलब पहले 3 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर हो गया। यस सर। उसमें कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो मैं इंटीग्रेट किया y 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। ओके सर, ठीक। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। Okay everyone, see you in the next class.